नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राम राम सा। सोहन @89 ऑफिशियल चैनल पर आप सभी को गणों-गणों स्वागत। जैसा कि पहले भी मैंने बताया था कि हर दिन इंग्लिश बेसिक नॉलेज से रिलेटेड कुछ वीडियोस अपलोड किए जाएंगे। तो इसी श्रृंखला में आज का जो वीडियो है, आगे जो पहले मैंने बताया था हेल्पिंग वर्ब्स और बेसिक नॉलेज अंग्रेजी का कैसे तैयार करें, उसकी जो बेसिक आधार है वो कैसे तैयार करें, वो मैंने बताया था। तो आज आगे की श्रृंखला में इसी तरह से श्रृंखला जारी रहेगी। तो इसको शुरू करने से पहले एक मोटिवेशनल शायरी है, मैं आपके सामने प्रस्तुत करना चाहूँगा। वक्त से लड़कर जो नसीब बदलते, वक्त से लड़कर जो नसीब बदलते, इंसान वही जो अपनी तकदीर बदलते, इंसान वही जो अपनी तकदीर बदलते। कल क्या होगा कभी मत सोचो, कल क्या होगा कभी मत सोचो, क्या पता कल वक्त खुद अपनी तस्वीर बदलते, क्या पता कल वक्त खुद अपनी तस्वीर बदलते। तो अपने कर्म पर विश्वास रखो, जैसा कि गीता में कहा गया, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। इस प्रकार लगातार आप प्रयत्न करते रहोगे तो एक दिन सफलता अवश्य ही आपके चरण चूमेगी। तो इस प्रकार जो है श्रृंखला में तो हमने पढ़ा था पहले कि हेल्पिंग वर्ब्स और मेन वर्ब्स के बारे में जानकारी ली थी। तो सब्जेक्ट द स्ट्रक्चर ऑफ एनी सेंटेंस, किसी भी वाक्य का जो स्ट्रक्चर होता है, ढांचा होता है, फॉर्मेशन होता है, वह सब्जेक्ट से बनता है। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब आती है, उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है। तो मैंने सब्जेक्ट के बारे में बता दिया था कि एक बार वापस रिपीट कर रहा हूँ। सब्जेक्ट जो है मेनली ही, सी, इट, नेम, आई, वी, यू, दे। ही, सी, इट, नेम आर सिंगुलर सब्जेक्ट्स एंड आई, वी, यू, दे आर प्लूरल सब्जेक्ट्स। तो उसके अकॉर्डिंग ही हेल्पिंग वर्ब का यूज होता है। मैंने बताया था हेल्पिंग वर्ब जो है इज, एम, आर, लगातार आप रिपीट करोगे तो ये चीजें जो है आपके कंठस्थ बाय हार्ट याद हो जाएगी। इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव, हैड, डू, डज, डिड, ये मेन हेल्पिंग वर्ब्स है। तो हेल्पिंग वर्ब्स को है दो पार्ट में बांटा गया है। एक तो इसको ऑक्सिलरी वर्ब्स भी कहा जाता है। ऑक्सिलरी वर्ब्स, AUXILIERY, ऑक्सिलरी वर्ब्स। ऑक्सिलरी वर्ब्स, प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स और मॉडल्स, दो है। प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स में मैंने बताया था इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव, हैड, डू, डज, डिड, ये तो है प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स। दूसरा है मॉडल्स, जिसमें विल, शैल, कैन, कुड, मे, माइट, शुड, मस्ट, ought टू, ये जो हैं वो मॉडल्स हैं। हालांकि इनको भी हेल्पिंग वर्ब्स में ही काउंट किया जाता है। तो ये जो है सब्जेक्ट के हिसाब से इनका यूज अलग अलग टेंसेज में हम आगे बढ़ेंगे, अलग अलग रूप में इनका यूज होता है। जैसे ही, सी, इट, नेम है, तो इसके हिसाब से ये सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब ही यूज होगी, ये हमेशा ध्यान रखना। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट होता है कि सब्जेक्ट अगर एक वचन है तो वर्ब भी एक वचन होगी, बहुवचन है तो बहुवचन होगी। और जैसे जैसे हम आगे बढ़ते रहेंगे, आगे हम टेंसेज भी पढ़ेंगे, उसमें सब तरह से उस पर विचार विमर्श करेंगे। तो मैंने ये जो हेल्पिंग वर्ब है उनका मैंने बता दिया। उसके बाद जो मेन वर्ब है, मेन वर्ब मतलब 3 टाइप्स ऑफ मेन वर्ब, मतलब उसके भी 3 फॉर्म होते हैं, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। मेन वर्ब का मतलब होता है मुख्य क्रिया। मैंने बताया था कि जो हिंदी अर्थ इसका करने पर उसमें पीछे ना लगता है, मतलब जो किसी भी सेंटेंस में या किसी भी कार्य का जो एक्शन होता है वो मेन वर्ब हो, जैसे खाना, पीना, उठना, रोना, जाना, जो भी है, तो ये सब मेन वर्ब्स है। तो इसमें इसकी 3 फॉर्म्स होती है, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म। तो फर्स्ट फॉर्म है वह प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट फॉर्म कहलाती है, सेकंड फॉर्म है पास्ट फॉर्म कहलाती है, और थर्ड फॉर्म जो है वो पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म कहलाती है। इनका अलग अलग टेंसेज में यूज होता है, वो हम आगे बढ़ेंगे। तो उसके बाद तीसरा जो है वो ऑब्जेक्ट होता है। किसी भी सेंटेंस का जो थर्ड पार्ट, थर्ड पोर्शन ऑफ द एनी सेंटेंस इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट, या हम कह सकते हैं कि जो तीसरा जो भाग है वो ऑब्जेक्ट होता है। ऑब्जेक्ट का मतलब कर्म, क्या काम हो रहा है। मैंने पहले बताया था कि सब्जेक्ट से प्रश्न पूछना है कि क्या हो रहा है या क्या करता है। जैसे वह आम खाता है या वह पढ़ता है, तो क्या पढ़ता है,
जैसे वह संस्कृत पढ़ता है, वह क्या पढ़ता है, तो क्या का आंसर जो संस्कृत है दैट इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट। तो इसमें भी ऑब्जेक्ट भी दो प्रकार के होते हैं, मतलब एक सजीव ऑब्जेक्ट होता है, इन एनिमेट एनिमेट एंड इनएनिमेट, सजीव ऑब्जेक्ट और निर्जीव ऑब्जेक्ट। जैसे ही गिव्स मी अ पेन, वह मुझे एक पेन देता है, ही गिव्स मी अ पेन, इसमें डबल ऑब्जेक्ट, मी और अ पेन। तो मी जो है मतलब किसी भी प्रोनाउन का थर्ड फॉर्म। ही सी इट नेम, ही सी इट आई भी यूटी जो प्रोनाउन है इसकी जो थर्ड फॉर्म होती है, जैसे ही की थर्ड फॉर्म होती हिम, सी की हर, आई की मी, वी की अस, यू का यू, दे का देम, इट का इट। ये जो थर्ड फॉर्म्स होती है वो सजीव ऑब्जेक्ट के रूप में काम आती है, मतलब जस्ट वर्ब्स के बाद। जैसे ही गिव्स मी अ पेन, ही टीचेज मी इंग्लिश, तो जो मी है दैट इज द थर्ड फॉर्म ऑफ आई। तो ये जो है वो सजीव ऑब्जेक्ट है। तो सजीव ऑब्जेक्ट का स्थान है वो निर्जीव ऑब्जेक्ट से पहले होता है, पहले निर्जीव सजीव ऑब्जेक्ट आएगा, उसके बाद निर्जीव ऑब्जेक्ट आएगा। तो इसमें जैसे है मी और अ पेन, इसमें डबल ऑब्जेक्ट है, तो पहले सजीव ऑब्जेक्ट आता है, उसके बाद में निर्जीव ऑब्जेक्ट आएगा। तो इस प्रकार ये जो फॉर्मेशन ऑफ एनी सेंटेंस, सेंटेंस का जो फॉर्मेशन है वो हमने पढ़ा, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट, ये हमने पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे पार्ट ऑफ स्पीच, शब्द भेद, मतलब जो शब्द अंग्रेजी में जो शब्द होते हैं उनके कितने भेद होते हैं, मतलब मुख्य रूप से शब्द भेद जो पार्ट ऑफ स्पीच है इंग्लिश में जो है उसको कितने भागों में बांटा जा सकता है। 8 प्रकार के होते हैं, वो मेनली होते हैं। जैसे नाउन, पहला भाग है नाउन, सेकंड पोर्शन इज प्रोनाउन, तीसरा वर्ब, चौथा एडवर्ब, पांचवा एडजेक्टिव, छठा प्रीपोजिशन, सातवां कंजक्शन, आठवां इंटरजेक्शन। ये 8 भाग होते हैं। तो पार्ट ऑफ स्पीच इनको कहा जाता है शब्द भेद। वापस आई रिपीट, नाउन, प्रोनाउन, थर्ड इज वर्ब, फोर्थ इज एडवर्ब, फिफ्थ इज एडजेक्टिव, सिक्स इज प्रीपोजिशन, कंजक्शन एंड इंटरजेक्शन। नाउन का मतलब होता है संज्ञा, प्रोनाउन का मतलब सर्वनाम, वर्ब का मतलब क्रिया, एडवर्ब का मतलब क्रिया विशेषण, एडजेक्टिव मतलब विशेषण, प्रीपोजिशन मतलब संबंध कारक, उसके बाद कंजक्शन संयोजक शब्द, इंटरजेक्शन विस्मयादिबोधक शब्द। ये जो है अंग्रेजी जो है मुख्य रूप से इन्हीं के इर्द गिर्द घूमती है। अगर आप इन 8 शब्द भेद को, पार्ट ऑफ स्पीच को समझ लेते हैं तो लगभग लगभग अंग्रेजी पूरी तरह से समझ में आ सकती है। मतलब नाउन के कितने भाग होते हैं, प्रोनाउन क्या होता है, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव्स, इंटरजेक्शन, कंजक्शंस, ये सब मतलब कहने का मतलब है अंग्रेजी इसके इसी के इर्द गिर्द घुमा करती है। तो हम पढ़ेंगे नाउन। नाउन का मतलब संज्ञा, जैसे हिंदी में पढ़ते हैं और अंग्रेजी में वही होता है, भाषा है, भाषा का रूप अंग्रेजी में ट्रांसलेट हो जाता है, बाकी वही चीज़ें होती हैं। तो नाउन, नाउन का मतलब आप समझते हो, नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान और प्राणी के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो जो संज्ञा है वो उसमें वही, जैसे व्यक्ति का नाम है जैसे राम है, स्थान का नाम जोधपुर है, वस्तु का नाम टेबल है, और जगह का नाम मान लीजिए जोधपुर, जयपुर ये वगैरह है, और किसी प्राणी का नाम गाय, भैंस वगैरह। ये जो है वो नाउन्स है। जो भी हमारे आसपास चीज़ें दिखती है मैक्सिमम वो नाउन होती है। जैसे ये पेन है, ये पेन नाउन है, कॉपी पेन है, कॉपी नाउन है, टेबल नाउन है, ये जो ऐनक है वो पेन है, सॉरी नाउन है, बुक्स है, घर है, पत्थर है, ईंट ब्रिक है, रोटी है, कलम है, चेयर है, अलमारी है, दैट इज ऑल अदर नाउन, संज्ञा है। तो मेनली जो हम संज्ञा के प्रकार पढ़ेंगे उसमें देखो प्रॉपर नाउन होता है। प्रॉपर नाउन का मतलब है व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक में आप नाम से पता चलता है कि व्यक्ति विशेष है। व्यक्ति विशेष का मतलब जैसे द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग, इनके नाम को व्यक्तिवाचक प्रॉपर नाउन का, जैसे राम, अलवर, टेबल।
तो ये जो चीज़ें हैं वो प्रॉपर नाउन में काउंट होती है, प्रॉपर नाउन कहा जाता है। दूसरा है कॉमन नाउन। कॉमन नाउन का मतलब जाति विशेष, उसकी जाति को बताएगा। ये जो है कॉमन नाउन मतलब जाति विशेष को बताता है। जैसे कुत्ता है, कुत्ता क्या है? प्राणी, क्रिएचर है, एनिमल है। तो एनिमल जो है दैट इज द कॉमन नाउन। उसके बाद जैसे बॉय, लड़का है, किसी व्यक्ति की जाति है, लड़का है, गर्ल, लड़की है। उसके बाद बॉय, किंग, क्वीन, सिटी, ये जो है वो कॉमन नाउन है, मतलब किसी व्यक्ति की जाति को बताता है। मतलब जैसे बॉय लड़का है, सिटी शहर है, एनिमल है, बर्ड्स, ये सब उसकी जाति को बताता है या किसी समूह विशेष को बताता है, तो उसको हम कॉमन नाउन बोलते हैं। तीसरा है कलेक्टिव नाउन, समूहवाचक। कलेक्टिव नाउन का मतलब होता है ग्रुप ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। किसी भी व्यक्ति का समूह बताता है। जैसे टीम, टीम मतलब किसी व्यक्ति का समूह है। आर्मी, बहुत से व्यक्तियों का समूह है। तो ये जो है कलेक्टिव नाउन है। तो पहला प्रॉपर नाउन, जिसमें व्यक्ति विशेष के नाम, जाति विशेष, सॉरी, व्यक्ति, वस्तु और प्राणी के नाम को ये प्रॉपर नाउन कहता है। दूसरा कॉमन नाउन, उसकी जाति को बताएगा। मतलब जैसे बॉय है, जैसे व्यक्ति का नाम, जैसे मान लो राम है, तो राम क्या है? मैन है या बॉय है? सीता लेडी है या गर्ल है? उसके बाद जोधपुर सिटी है। उसके बाद कुत्ता एनिमल है, जैसे चिड़िया है, पक्षी है। तो ये उसकी जाति हुई बर्ड, तो दैट इज कॉमन नाउन। उसके बाद कलेक्टिव नाउन, जिसमें आर्मी, टीम, ये जो है उसकी समूह को बताता है। उसके बाद है मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन का पदार्थवाचक, मुख्य रूप से पदार्थवाचक उसमें हम पढ़ते हैं। यही जो मटेरियल्स होते हैं, मेटल होते हैं, जिसमें लोहा, आयरन, सिल्वर, गोल्ड एटसेट्रा, ये सब मटेरियल नाउन में काउंट होते हैं। उसके बाद एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन का मतलब भाववाचक संज्ञा, किसी भाव को बताता है। नेम ऑफ क्वालिटी, एक्शन एंड स्टेट। नेम ऑफ क्वालिटी मतलब उसके गुण को बताएगा, स्टेट उसकी दशा को बताएगा, और एक्शन को बताएगा क्या क्या है। तो इसको एब्स्ट्रैक्ट नाउन बोलते हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन में ऑनेस्टी, ब्रेवरी, पॉवर्टी, यंग, ये सब एब्स्ट्रैक्ट नाउन में काउंट होता है। तो हमने मुख्य रूप से पढ़ा नाउन 5 प्रकार के होते हैं। नंबर फर्स्ट इज प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन में व्यक्ति और वस्तु और स्थान के नाम को प्रॉपर नाउन कहा जाता है। सेकंड इज कॉमन नाउन। कॉमन नाउन का मतलब होता है उसकी जाति को बताता है, जैसे बॉय, गर्ल, एनिमल। थर्ड इज कलेक्टिव नाउन, समूह को बताता है, आर्मी, टीम। फोर्थ इज मटेरियल नाउन, जो मेटल से संबंधित है। पांचवा है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, इसमें ऑनेस्टी, ब्रेवरी, यंग, पॉवर्टी, ये नाउन के प्रकार है। अब नाउन के बाद में इसी से रिलेटेड एक मुख्य शब्द है कैश, सी कैश का मतलब कारक। हम संस्कृत में पढ़ते हैं कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए प्रदान से, संबंध काके की, रारे, संबोधन, अधिकरण में पर, ऊपर, संबोधन है, आरेवा। 8 प्रकार के संस्कृत में कारक होते हैं। वैसे ही अंग्रेजी में भी कारक होते हैं। तो मुख्य रूप से 3 कारक होते हैं इसमें। नॉमिनेटिव केस, नॉमिनेटिव का मतलब कर्ता कारक। सेकंड इज ऑब्जेक्टिव केस, और थर्ड इज पजेसिव केस, और 4 होते हैं इसमें वोकेटिव केस का मतलब संबोधन कारक। मतलब अंग्रेजी में 4 कारकों को बताया गया है। नॉमिनेटिव केस मतलब कर्ता कारक, ऑब्जेक्टिव केस कर्म कारक, पजेसिव केस संबंध कारक, एंड वोकेटिव केस संबोधन कारक। ये 4 कारक हैं, लेकिन हम 3 को मुख्य रूप से इसमें बहुत ज़्यादा यूज लेते हैं अंग्रेजी में। तो पहला नॉमिनेटिव केस। नॉमिनेटिव केस का मतलब होता है कर्ता कारक, जैसे शी टीचेज मी इंग्लिश, जो सब्जेक्ट है दैट इज नॉमिनेटिव केस। राम गो टू विलेज, गया, तो राम दैट इज नॉमिनेटिव केस। सीता इज वॉशिंग क्लॉथ्स, सीता दैट इज नॉमिनेटिव केस। रहीम इज टीचिंग इंग्लिश, तो रहीम दैट इज नॉमिनेटिव केस। उसको ऑब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव कर्म कारक, राम गिव्स मी अ बुक, तो मी है जो दैट इज ऑब्जेक्टिव केस। पॉजिटिव केस, पॉजिटिव केस मतलब संबंध कारक, इट इज मोहन्स बुक, शी इज सोहन्स सन, मोहन इज रहीम्स डॉटर, सॉरी सन। तो ये जो मोहन्स है, मोहन्स बुक है, इसके बीच में संबंध बता रहा है, तो ये है पॉजिटिव केस। और दिस इज राम्स हाउस, ये राम का घर है,
तो ये जो है ये पॉजिटिव केस में आता है। और चौथा हमने पढ़ा था कि वोकेटिव केस, संबोधन कारक, जैसे कम हियर सोहन, आर यू गोइंग ब्रो, क्या तुम जा रहे हो, ये उसको किसी को संबोधन करना है तो वोकेटिव केस में यूज होता है। तो नॉमिनेटिव केस कर्ता कारक, सेकंड इज ऑब्जेक्टिव केस, थर्ड इज पॉजिटिव केस एंड फोर्थ इज वोकेटिव केस। कर्ता कारक नॉमिनेटिव केस, ऑब्जेक्टिव केस कर्म कारक, थर्ड इज पॉजिटिव केस संबंध कारक और वोकेटिव केस संबोधन कारक। ये तो हमने कारक के बारे में पढ़ा। नॉमिनेटिव केस कर्ता के बारे में बताएगा, ऑब्जेक्टिव केस ऑब्जेक्ट कर्म के बारे में बताएगा और पॉजिटिव का किसी भी संबंध बताता है। जैसे वह राम का घर से, इट इज राम्स हाउस, वह राम का पुत्र है, ही इज राम्स सन, यह मेरी यह उसकी यह मोहन की कलम है, इट इज द पेन ऑफ मोहन या मोहन्स का पेन। ये तो हुआ पॉजिटिव केस। और चौथा है वोकेटिव केस संबोधन कारक, किसी को बुला रहा है, प्लीज कम हियर, मोहन, हे मोहन, वेयर आर यू गोइंग, तो संबोधन करते हैं। अब पॉजिटिव केस जो है उसमें एक अपोस्ट्रोफ एस आता है, आपने कभी सुना होगा अपोस्ट्रोफ एस, ऐसे कोमा ऊपर करके नीचे एस आता है, उसको अपोस्ट्रोफ एस बोलते हैं। मेनली लोग जानते नहीं है कि इसका यूज क्या होता है। कोमा करके एस, अपोस्ट्रोफ एस का मतलब होता है का, जैसे राम्स, इज राम सन, वह राम का पुत्र है, तो राम एस अपोस्ट्रोफ एस, अपोस्ट्रोफ सिंबल बोलते हैं, अपोस्ट्रोफ, इसका मतलब होता है का पी के। तो इसमें भी दो अलग अलग होते हैं, जैसे एक तो नॉन लिविंग थिंग्स होता है, और नॉन लिविंग थिंग्स का मतलब निर्जीव वस्तुओं में अपोस्ट्रोफ एस का प्रयोग नहीं होता है, उसको ऑफ का प्रयोग होता है। मतलब जैसे द फ्लावर ऑफ स्प्रिंग, मतलब बसंत के फूल, तो बसंत जो है वो निर्जीव है, तो उसमें स्प्रिंग्स फ्लावर नहीं बोलेंगे, द फ्लावर ऑफ स्प्रिंग ऑफ का यूज किया जाएगा। जैसे पेंटिंग ऑफ द वॉल, मतलब दीवार की जो पेंटिंग है, कहते हैं द पेंटिंग ऑफ द वॉल इज वेरी गुड, बहुत अच्छी, तो पेंटिंग्स वॉल ना बोल के द पेंटिंग ऑफ द वॉल, वॉल्स पेंटिंग ना बोल के द पेंटिंग ऑफ द वॉल, ऑफ का यूज होगा। मतलब जो लिविंग थिंग्स में अपोस्ट्रोफ एस का यूज होता है, जैसे वह राम का पुत्र है, ही इज राम सन, वह मोहन का भाई है, ही इज मोहन्स ब्रदर, तो ये मोहन्स लिविंग थिंग्स है, उसके लिए तो अपोस्ट्रोफ एस का यूज होता है, और नॉन लिविंग थिंग्स है उसमें अपोस्ट्रोफ एस का प्रयोग ना करके ऑफ का यूज किया जाता है। जैसे स्प्रिंग, फ्लावर्स ऑफ स्प्रिंग एंड द पेंटिंग ऑफ द वॉल, दीवार की पेंटिंग है वो बहुत अच्छी है, द पेंटिंग ऑफ द वॉल एंड द स्प्रिंग ऑफ द फ्लावर ऑफ द स्प्रिंग, इसमें तो ऑफ का यूज होगा। द रूफ ऑफ द हाउस, घर की छत बहुत अच्छी है, ठीक है। या फिर बोलते हैं द वॉल ऑफ द हाउस इज वेरी हाई, बहुत ऊंची है, तो हाउस वॉल ना बोल के द वॉल ऑफ द हाउस, ऑफ यूज होगा। और लिविंग थिंग्स के साथ अपोस्ट्रोफ एस का प्रयोग होता है, जैसे ही इज राम्स ब्रदर एंड सी सीताज आंटी, तो इसमें सीताज एंड राम्स, दैट इज अपोस्ट्रोफ एस, एंड ये पॉजिटिव केस में यूज होता है। तो इस प्रकार से हमने आज पढ़ा, शुरू में हमने पढ़ा था कि जो हेल्पिंग वर्ब्स हैं, उसके बाद में प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स भी कहा जाता है, प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स एंड मॉडल्स। उसके बाद हमने ऑब्जेक्टिव पढ़ा, ऑब्जेक्ट पढ़ा, ऑब्जेक्ट दो प्रकार के होते हैं, एनिमेट सजीव ऑब्जेक्ट और निर्जीव ऑब्जेक्ट, दोनों डबल ऑब्जेक्ट भी आते हैं, जिसमें पहले सजीव ऑब्जेक्ट आएगा तो मैंने बताया था कि किसी भी प्रोनाउन की थर्ड फॉर्म जो होती है, जैसे ही की थर्ड फॉर्म हिम है, सी की हर है, इट की इट है, आई की मी है, वी की यस है, और यू के यू है, और दे का देम होता है। ये जो है पहले इसमें सजीव ऑब्जेक्ट में आता है और सेकंड निर्जीव ऑब्जेक्ट आता है, ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ा था कि द पार्ट ऑफ स्पीच, 8 भेद बताए थे मैंने। फर्स्ट इज नाउन, सेकंड इज प्रोनाउन, थर्ड इज वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, इंटरजेक्शन एंड कंजक्शन, ये 8 बताए थे। और उसके बाद फर्स्ट इज जो मैंने बताया था नाउन, जो है नाउन संज्ञा, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी के नाम को संज्ञा कहते हैं। नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग, उसमें 5 प्रकार बताए। पहला मैंने बताया प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन का मतलब है किसी व्यक्ति, द नेम ऑफ द पर्सन, प्लेस और थिंग,
दैट इज कॉल्ड प्रॉपर नाउन। सेकंड इज कॉमन नाउन, कॉमन नाउन जाति को बताएगा। स्पेसीज, स्पेसीज ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग, उसकी जाति को बताएगा। थर्ड इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन बताता किसी एक्शन, क्वालिटी को बताएगा, क्वालिटी, एक्शन और स्टेट को बताएगा। जैसे ब्रेवरी, पॉवर्टी, यंग, उसको हम भाववाचक संज्ञा बोलते हैं। और कलेक्टिव नाउन समूहवाचक, जिसमें आर्मी और टीम का उदाहरण बताया था मैंने। और उसके बाद में मटेरियल नाउन, मटेरियल नाउन में जो मेटल्स होते हैं, धातु होते हैं, जैसे सिल्वर है, चांदी है, लोहा, आयरन है, वो सब इस मटेरियल नाउन में यूज होते हैं। उसके बाद में मैंने केस के बारे में बताया था। केस का मतलब होता है कारक, कारक का मतलब उसमें मैंने बताया था संबंध कारक, सॉरी कर्ता कारक, कर्म कारक, मतलब नॉमिनेटिव केस। सेकंड इज पॉजिटिव केस, थर्ड इज सेकंड इज ऑब्जेक्टिव केस, थर्ड इज पॉजिटिव केस और वोकेटिव केस। और उसके बाद में अपोस्ट्रोफ एस जो है वो बताया था मैंने कि अपोस्ट्रोफ एस का मतलब होता है कहा के की गिरा रही। नॉन लिविंग थिंग्स के लिए अपोस्ट्रोफ एस का यूज नहीं होता है, उसमें ऑफ यूज होता है पहले। जैसे दीवार की पेंटिंग, द पेंटिंग ऑफ वॉल, दीवार की छत, द वॉल ऑफ हाउस, दीवार की, सॉरी, घर की दीवार, द वॉल ऑफ हाउस। तो इस प्रकार ऑफ का यूज होता है। और लिविंग थिंग्स के लिए अपोस्ट्रोफ एस, जैसे राम का भाई है, राम्स ब्रदर, सोहन का पुत्र है, सोहन सन, सोहन का पिता है, सोहन्स फादर। तो इस प्रकार से ये केस होते हैं, पॉजिटिव केस में यूज होते हैं। तो इस प्रकार हमने जो शुरू में पढ़ा, आगे भी बहुत सारी चीज़ें हमें पढ़ना और सीखना ज़रूरी है। नाउन, प्रोनाउन, उसके बाद प्रोनाउन पढ़ेंगे, वर्ब्स पढ़ेंगे, तो धीरे-धीरे हम इस प्रकार से चलते रहेंगे। तो एक दिन अंग्रेजी का जो बेसिक चीज़ें हैं, ये चीज़ें अगर सीख जाएँगे तो एक बेसिक ढाँचा तैयार हो जाएगा। इस प्रकार आप चैनल से जुड़े रहिए, तो लगातार सीखते रहोगे। और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को लगातार देखते रहें। और अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब बटन को दबाएँ, और ताकि आपको अभी नोटिफिकेशन मिलता रहे। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान। राम राम से।